Okay, in today's session we will discuss about database concept. Okay, so what is database? First you tell me, what is database? Database is a system which can store data in the form of table, row, or Yeah. column. Database is used to store collection of information using database schema and table structures. डेटाबेस का मेन काम होता है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस को एक स्कीमा के करस्पॉन्डिंग और एक प्रॉपर टेबल स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना, स्टोर करना। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में डेटा को अरेंज करना या सिस्टमेटिक वे में डेटा को कलेक्ट करने का जो काम होता है वो क्या होता है, डेटाबेस का होता है। और हर डेटाबेस का अपना पर्टिकुलर क्या होता है, एक सिस्टम होता है और वो उस सिस्टम पे काम करता है, तो उसको बोलते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले DBMS प्रिंसिपल आया, जो आपने पढ़ा भी होगा। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यदि हो तो आपके पास एक DBMS का पूरा एक बुक भी आता है। ठीक है, वहाँ पर बताया जाता है कि एंटिटी रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, इसके बाद डिपेंडेंसी क्या होता है, फॉरेन की रिलेशनशिप क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक क्या होता है, ये सभी कंस्ट्रेंट के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, कहाँ पर आपका रिलेशनशिप मैनेज होगा। ठीक है, किस तरीके से अपन नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट्स के रूल्स होते हैं। डेटाबेस के बाद फिर क्या आया, RDBMS आया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल में क्या आ गया, टेबल आ गया। पहले डेटाबेस के अंदर टेबल नहीं था, पहले हम सिर्फ क्या करते थे, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सिर्फ स्टोर करते थे। ठीक है, जैसे एक्सेल है, अब एक्सेल में कोई टेबल नहीं होता है, एक्सेल में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, बस आप रिकॉर्ड स्टोर करते हो। जैसे XML क्या होता है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है। इसमें आपका कोई पर्टिकुलर प्राइमरी की, फॉरेन की, रिलेशन, टपल, ये सब चीज़ें नहीं होती है। लेकिन RDBMS के अंदर क्या होता है, पूरा एक रिलेशनशिप होता है कि आप बहुत सारे टेबल बना सकते हो। टेबल के अंदर कॉलम्स होता है, टेबल के अंदर कॉलम्स के अंदर रूल्स होते हैं, वैसे दूसरे टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं। एक टेबल के अंदर के कॉलम्स को दूसरे कॉलम से, टेबल के कॉलम से क्या कर सकते हो, आप कोरिलेट कर सकते हो। तो ये जो फैसिलिटी होता है वो RDBMS में होता है। तो डेटाबेस प्रोवाइड वेरियस predefined rules to work on database objects, that is called DBMS and RDBMS. RDBMS. DBMS means database management system. Database management system. And RDBMS means relational डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोनों होते हैं। एक DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ जहाँ पर आपको डेटा के अंदर एक प्रॉपर फाइल फॉर्मेट में डेटा को क्या करना है, आपको स्टोर करना है। उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी स्टोर डेटा अंडर Excel, XML, then it is called DBMS. In RDBMS we will create multiple tables and establish relationship between them. ठीक है, वी विल क्रिएट, हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेबल्स बनाएंगे और उनके बीच में क्या क्रिएट करेंगे, रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। वी क्रिएट प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्सेप्ट to relate various table data with normalization principle। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपके टेबल्स के अंदर जितने भी
रो क्रिएट होंगे वो सब यूनिक होंगे, मतलब हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना चाहिए। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ये होता है कि जितने भी डिपेंडेंसी वाले जो कॉलम्स होंगे, जो बिल्कुल फुली डिपेंडेंट कॉलम होंगे, उनको आपको अदर टेबल्स में रखना रहेगा। मतलब एक टेबल में आपको वही कॉलम रखना है जो उसके अंदर पूरी डिपेंडेंट है। जैसे मान लो आपके पास कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, ब्रांच आईडी है, ब्रांच नेम है, ठीक है। अब कोर्स आईडी कोर्स नेम में, कोर्स आईडी और कोर्स नेम क्या है, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। आईडी, कोर्स आईडी के बिना कोर्स नेम का कोई मतलब नहीं है, कोर्स नेम के बिना कोर्स आईडी का कोई मतलब नहीं है। तो इनको अपन क्या करेंगे, एक सेपरेट टेबल में रख सकते हैं। ब्रांच आईडी और ब्रांच नेम को अपन एक सेपरेट टेबल में रख सकते हैं, ठीक है। अब ब्रांच नेम और कोर्स नेम के लिए कोई टेबल थोड़ी ना बनाने की जरूरत है आपको, क्योंकि इसका कोई आपस में क्या है, डिपेंडेंसी नहीं है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यही बोलता है कि जितने डिपेंडेंसी वाले कॉलम है उनको आप एक सेपरेट टेबल में मेंटेन करें। फिर इसके बाद ट्राइबल, थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि जो ट्राइबल डिपेंडेंसी वाले कॉलम है उनको आप क्या करो, एक टेबल के अंदर मैनेज करो। तो हालांकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो बहुत बात की बात होती है, फर्स्ट और सेकेंड से ही आपका 90% काम हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रिंसिपल भी इसके अंदर क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो वैसे आज के डेट में हम मोस्ट ऑफ द केस में क्या यूज़ कर रहे हैं, RDBMS यूज़ कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये तो इससे भी ज़्यादा हो गया, अब आ गया है ORDBMS और क्लाउड DBMS आ चुका है, क्लाउड डेटाबेस मैनेज, CDBMS बोल सकते हैं, या क्लाउड डेटाबेस की बात कर रहे हैं। अब आजकल तो क्लाउड डेटाबेस चल रहा है। इसके बाद आजकल इन मेमोरी डेटाबेस भी चालू हो गया है। इसके बाद NoSQL डेटाबेस भी आ चुका है। मतलब अब डेटाबेस का मार्केट भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। RDBMS के बाद आया था ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसने ये बोला था कि अब जितना भी डेटाबेस के अंदर जितनी भी चीज़ें ना सब ऑब्जेक्ट हैं, जैसे प्रोग्रामिंग से वो कोऑर्डिनेट हो रहे हैं कि आप डेटाबेस में टेबल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रोसीजर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर व्यूज़ को क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब टेबल में मतलब डेटाबेस में जितने भी आपके क्या है कंपोनेंट होते हैं, सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। इट डिफाइन ऑल कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स टेबल, व्यूज, प्रोसीजर, ट्रिगर, कर्सर्स, these all are the part of, इसको क्या बोलते हैं, ORDBMS बोलते हैं। और क्लाउड डेटाबेस मतलब आजकल क्या होता है कि सब, जैसे जब से AWS आ गया, ठीक है, विंडो अज्योर आ गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि क्लाउड के अंदर ही डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं, इनका खुद का अपना डेटाबेस रहता है, ठीक है। जैसे अमेजन के अंदर अमेजन ओरा क्या है, अमेजन का खुद का डेटाबेस है, ठीक है। रेडशिफ्ट प्रोवाइड कर दिया उसने, RDS करके एक सर्विस ही दे दी AWS ने, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। तो इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर to create and manage database under cloud machine। मतलब आप क्लाउड के अंदर ही पूरा डेटाबेस बना लो। जैसे आपको मान लो फॉर एग्जांपल आज के डेट में यदि आपको AWS के अंदर जाते हो तो वहाँ पर AWS के अंदर ओरा कंपोनेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, RDS करके सर्विसेज है, वहाँ पर आप डेटाबेस बना सकते हो। ऐसे ही यदि आप MongoDB यूज़ करते हो, आगे मैं बताऊँगा, MongoDB के अंदर भी अपना खुद का अपना डेटाबेस सिस्टम है, आप वहाँ पे क्लाउड के अंदर पूरा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद इन मेमोरी डेटाबेस, पहले क्या होता था कि जो डेटाबेस होता था वो एक अलग सर्वर में चलता था, हमारा एप्लीकेशन अलग सर्वर में चलता था। आजकल क्या हो गया है कि एप्लीकेशन के अंडर में ही डेटाबेस आ गया, कि एप्लीकेशन के अंडर में ही डेटाबेस बनाओ, जहाँ आपने एप्लीकेशन डाल रखा है ना वहीं डेटाबेस भी विराजमान कर दो, दोनों के एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब एप्लीकेशन चालू होगा डेटाबेस भी चालू हो जाएगा। दिस type of databases, this type of database integrated under application, it provide better performance as compared to external database। इसका जो परफॉर्मेंस होता है ना वो एक्सटर्नल डेटाबेस से कई गुना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्यों, क्योंकि वो एप्लीकेशन में ही है, ठीक है। जैसे एक आपका डेटाबेस है, आपने एक अलग से मशीन बनाया और यहाँ पर जावा है, तो आप जावा वाला पहले उस मशीन में जाएगा, कनेक्ट होगा, वहाँ से डेटा लेके आएगा, फिर आपको दिखाएगा। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। क्रिकेट मैच है, अब इतना ज़्यादा थोड़ी ना डेटाबेस में, क्रिकेट मैच में क्या बनाया, ऐप बनाया और ऐप के अंदर डेटाबेस भी वहीं स्टोर कर लिया और खट से अपन दिखा दिया।
ठीक है, वहीं से दिखा दे, तो वहीं से दिखा कितना इंस्टेंट दिखे, क्योंकि जहाँ पर इंस्टेंट रिक्वेस्ट आए रिस्पॉन्स, समय नहीं है इतना जाने आने का, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, इन मेमोरी डेटाबेस यूज होता है। जैसे जावा में H2 डेटाबेस होता है, कौन सा डेटाबेस होता है, H2 डेटाबेस, ये इन मेमोरी डेटाबेस होता है, ये आपके एप्लीकेशन के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, कौन सा डेटाबेस, H2। ठीक है, इसके बाद नो सिक्वल डेटाबेस, पहले डेटाबेस का नियम था, डॉक्टर E.F. कोट्स, ही इज द साइंटिस्ट, ही प्रोवाइडेड 11th रूल्स फॉर डेटाबेसेस। ठीक है, 11 या 13 मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर इन्होंने बहुत सारे अलग अलग क्या किए थे, रूल्स बनाए थे। उस रूल्स में एक रूल्स ये था कि दुनिया में जितना भी डेटाबेस बनेगा सब में SQL लैंग्वेज यूज होगा, पर उनके रूल्स को भी ख़त्म कर दिया गया। अब क्या है, आप MongoDB नाम का डेटाबेस है, इसमें आपको कोई SQL की ज़रूरत नहीं। नाउ नो SQL इज इन ट्रेंडिंग because it does not use any SQL query to perform database operation. MongoDB is the most popular database software to perform database operations. Okay, MongoDB is in top to perform the database operations, and it is widely used, and nowadays it is a more famous and useful into the MERN stack or Python full stack or in Java project also, because it's perform better as compared to SQL based database, because yes, SQL based database every time they will compile and interpret, that's why it is taking much time for processing, and it is directly executing the complete operations, and it has lots of modern features such as cache. Okay, and it provides simple syntax structures to perform all the operations, that's why it perform better as compared to SQL database, but it is less secure as compared to SQL database. Okay, so what is the top useful database software in 2025? First one is not MySQL. अभी अभी आया खबर कि वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे कौन आ चुके हैं, यस, लैरे, ओरेकल इनकॉर्पोरेशंस। ओरेकल में सभी टाइप के डेटाबेस होते हैं, क्लाउड डेटाबेस भी है, रिलेशनल डेटाबेस भी है, ओरेकल के पास सब टाइप के डेटाबेस। और ओरेकल ने तो जावा को भी अपने अंडर में कर लिया ना। अब आप क्या समझते हो, जावा 2 टाइप के जावा हो गए। अब जावा में एक हो गया, एक जावा हो गया ओरेकल वाला जावा, और एक हो गया ओपन JDK। उसने दो दिया कि आपको ओपन JDK यूज़ करना है कि ओरेकल वाला JDK यूज़ करना है। जब आप जावा डाउनलोड करते हो तो पूछता है वो ओपन JDK, मतलब उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, समस्या आ गई तो आप खुद ही उसके समाधान के लिए मैनेज दो। और ओरेकल JDK मतलब यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप ओरेकल कंपनी से क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, या ओरेकल कंपनी उसको क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, तो आप क्लेम भी कर सकते हो। ओरेकल डेटाबेस, लेकिन इनिशियली ओरेकल क्या था, डेटाबेस सर्वर ही था। सेकेंड नंबर में आता है MySQL डेटाबेस सर्वर। इसको भी किसने खरीद लिया पता है आपको, ओरेकल ने, क्योंकि ओरेकल ने जब जावा वाले ने, सन माइक्रो सिस्टम ने MySQL को एसोसिएट किया था, और MySQL जब जावा को एसोसिएट कर लिया तो MySQL अपने आप आ गया ना इसके पास, तो इसने MySQL का भी यूज़ करा। MySQL जो है ना फ्री नहीं है, हालांकि MySQL ओपन है, इसलिए आजकल क्या MariaDB आ गया है। MariaDB क्या है, इसने एक MySQL का एक ओपन सोर्स, मतलब MySQL का ही पूरी तरह से ओपन सोर्स एक कम्युनिटी जैसा है। जो MySQL नहीं है, MariaDB एक अलग डेटाबेस सर्वर है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, पूरा MySQL जैसा ही है, पर वो ओरेकल के अंडर में नहीं। तीसरा MS SQL, ये किसका है पता है, माइक्रोसॉफ्ट SQL। अब लोग बोलते हैं क्या डेटाबेस आपको आता है, तो लोग बोलते मुझे SQL आता है। SQL वो इसको बोलने लग जाते हैं, MS SQL को या MySQL को। SQL इज़ नॉट अ डेटाबेस, SQL इज़ द लैंग्वेज, ठीक है, कमांड बेस्ड लैंग्वेज। ओके, डेटाबेस इज दिस, these are the database softwares, Oracle, MySQL, MS SQL, and fourth one is PostgreSQL. Which one?
पोस्टग्रे एसक्यूएल, आई थिंक दैट दे आर स्प्रिंग ग्रे और दिस ग्रे। हाँ बाय नहीं रहता शायद, पोस्टग्रे इतना ही है, पोस्टग्रे है बस, GRE, पोस्टग्रे एसक्यूएल बोल सकते हैं इसको। और 5वें नंबर में मोंगोडीबी, ये भी आ गया है, मोंगोडीबी भी टॉप में है। हालांकि कॉच डीबी भी आ गया है, एसक्यूएल एक्सप्रेस भी आ चुका है, एसक्यूएल लाइट भी आ चुका है, ठीक है, मैंने आपको ओरा बताया वो भी आ चुका है। तो रेडशिफ्ट बहुत सारे डेटाबेस आ चुके हैं आजकल, डायनेमो डीबी भी आ चुका है, मोंगो डीबी का दूसरा भाई है, AWS ने बनाया डायनेमो डीबी। तो देयर हैव लॉट्स ऑफ डेटाबेसेस एंड दीज आर द सम यूजफुल डेटाबेसेस। इन मेमोरी में आपको बताया था मैंने कि H2, इन मेमोरी भी बहुत सारे डेटाबेस आजकल बना रहे हैं लोग। ठीक है, तो हर फील्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बेस्ट जो है ना, देखो सभी डेटाबेस में इनके नियम तो ये सब डॉक्टर EF कोड्स के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं अभी। SQL लैंग्वेज इनमें सब में लगभग यूज़ होता है, बस MongoDB के अंदर यूज़ नहीं होता है। तो आप SQL तो सब में आप कोई सा भी यूज़ कर लो, वो बेस्ट मतलब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी, आपका फोकस ज़्यादा है, आपको मतलब एक इंडिपेंडेंट सर्वर चाहिए। अब एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, आपके 10-15 रिक्वेस्ट में नहीं आती। जब 1 करोड़ रिक्वेस्ट एक साथ हिट मारता है तब समझ में आता है, तब ये जो लाइट वाले डेटाबेस है ना, ये ऐसे डोल जाते हैं। इन मेमोरी डेटाबेस भी क्या हो जाएगा, उस समय फंस जाएगा, हैंग हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन मैनेज नहीं कर पाता ना। क्योंकि डेटाबेस का काम सिर्फ डेटा स्टोर करना थोड़ी ना होता है, उसमें ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी होता है, उसके अंदर कोड रीयूजेबिलिटी प्रिंसिपल भी उसके अंदर मैनेज होना चाहिए, ठीक है, कैशिंग रूल्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें भी रहती हैं। इनमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। पर एक नॉर्मल यदि देखा जाए, आपको एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप लाइट वेट डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, SQLite, MySQL, पोस्टग्रे। MySQL इज़ बेस्ट, तो ज़्यादातर कंपनियां MySQL को प्रीफर करती हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ SQL। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड SQL। इनिशियली इसको क्या बोलते थे, SQL बोलते थे। इसका मतलब होता था स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। SQL means, SQL is the short form of it। SQL इसका शॉर्ट फॉर्म, इसमें मतलब ये इसका नाम शुरू में क्या था, SQL था। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ कमांड बेस्ड लैंग्वेज that's subdivided into 5 different languages। फर्स्ट है आपका DDL। DDL मतलब कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये वाला DDL तो नहीं है। DDL मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब नाम से क्लियर है, डेटा डेफिनेशन, ठीक है। डेटा डेफिनेशन मतलब क्या, डेटा को डिफाइन करेगा। इट प्रोवाइड या इट क्रिएट स्ट्रक्चर टू डिफाइन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल हो गया, प्रोसीजर्स हो गए, ट्रिगर्स हो गए, इंडेक्सेस हो गया, कुछ भी यदि आप व्यूज़ हो गया, यदि कुछ भी यदि आपको इनको डिफाइन करना, DDL का यूज़ करना हो। नॉट डिफाइनिंग, अपडेटिंग, अल्टरिंग मतलब स्ट्रक्चर को चेंज करना है, स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय मतलब क्रिएटिंग, अल्टरिंग, डिस्ट्रॉइंग। दीज ऑल थिंग्स वी यूज़ डेटा डेफिनेशन। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए जो मैं कॉलम लगाता हूँ, ठीक है, मैं घर बनाने के लिए मैं क्या रूफ बनाता हूँ, तो ये सब क्या है, दीज आर द पार्ट ऑफ DDL, ठीक है। इसमें कौन कौन से कमांड होते हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और एक और होता है ट्रंकेट। क्रिएट मतलब वही टेबल बनाना, जैसे टेबल, अभी तो आपको टेबल पता है, बाकी टेबल के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडेक्स होता है, व्यूज़ होता है,
सिनोनिम्स होता है, जैसे ओरेकल पढ़ोगे तो उसमें सिनोनिम्स होता है, सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, प्रोसीजर्स होता है, फंक्शन होता है, ट्रिगर होता है, कर्सर होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो दीज ऑल थिंग्स कैन बी यू क्रिएटेड बाय क्रिएट कमांड. ठीक है, इट इज़ यूज टू क्रिएट टेबल and other database object, because now the database component is called database object. Okay, because you are in which generation? Cloud generation. Right now all database is updating on cloud. Oracle is updated to cloud, Oracle cloud, MS SQL cloud. Okay, every database is updating on cloud. And now AI, अब database में cloud के साथ क्या आ चुका है? AI आ चुका है, AI powered database बन रहे हैं. इसलिए आपको इन सब में अपडेट करना पड़ेगा. आप वही बाबा आदम के ज़माने के वही डेटाबेस यदि पढ़ रहे हो, वही जावा पढ़ रहे हो, जावा 8 वर्जन, तो कोई सेंस थोड़ी ना है. आपको मॉडर्नाइज चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी. यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम जेनजी, एंड जेनजी जनरेशन इज द मॉडर्न जनरेशन. ओके, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप. दिस इज अ बेसिक सिंटेक्स. Here I am not applying any rules, primary key or anything else. Dot 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 means you can use. Data type means common data type. Every database software data type can be different. So what is the difference on database softwares? Suppose that you are using Oracle, then some new data type it respond. Okay, suppose you are using MySQL or PostgreSQL or MS SQL, then they have less database or some unique database. So database can be varied, but syntax is common. The syntax can't be changed. Okay. Alter means it is used to modify the structure, not data. किसी भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करना है. मॉडिफाई द स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? ऐड कॉलम, कोई कॉलम ऐड करना है, भूल गए आप, एक कॉलम और होना चाहिए. ड्रॉप कॉलम, कोई आपने गलती से कोई कॉलम ऐड कर लिया, ठीक है. इसके बाद आपको क्या करना है? ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट में सब आ जाता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब आप बाद में ऐड करना चाहते हो. ठीक है, रीनेम करना चाहते हो कभी कभी टेबल्स को, डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हो, तो ये सब काम किससे होता है? अल्टर से होता है. कि टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना है. डीडीएल का डेटा, देखो डेटा अलग चीज़ होती है, स्ट्रक्चर अलग चीज़ होती है. जैसे स्टूडेंट अलग चीज़ होती है और इंस्टीट्यूट अलग चीज़ है. इंस्टीट्यूट यदि पहले आएगा फिर स्टूडेंट आएगा ना, तो पहले टेबल बनेगा तब तो रिकॉर्ड आएगा ना. तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है? कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, और कॉलम का टाइप, कितने कॉलम लेना है. जैसे आप क्लास बनाते हो तो आपके दिमाग में रहता है कितने एट्रीब्यूट लेने हैं, उस ऑब्जेक्ट के कितने एट्रीब्यूट लेने हैं. तो वहाँ पर आपके दिमाग में क्या था? ऑब्जेक्ट था. यहाँ पर आपके दिमाग में क्या रहेगा? टेबल रहेगा. लेकिन टेबल को भी आपको एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करना है. तो आपको यही सोचना है कि जैसे आप क्लास बनाने के लिए दिमाग लगाते थे, वैसे यहाँ पे टेबल बनाने के लिए दिमाग लगाओगे, क्योंकि दोनों चीज़ यहाँ पर भी है. अब स्टूडेंट के किसी इन्फॉर्मेशन को आपने वहाँ फॉर्म बना दिया फ्रंट एंड के अंदर. अब यहाँ पर आप क्या करते हो? वो फ्रंट एंड में जो भी आपने रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फीस, बढ़िया चकाचक एक फॉर्म बना दिया आपने. अब सबमिट बटन लगा दिया. अब आप चाहते हो सबमिट बटन को हिट मारो और ये डेटाबेस में जाके क्या करे? स्टोर करे. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा ना, और उतने ही कॉलम लेना पड़ेगा जितने वहाँ पर आपने फील्ड लिया. मान लो फॉर्म में आपने 4 फील्ड लिया, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फीस. तो यहाँ पे टेबल में कितने फील्ड लेना है? रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फीस. जो टाइप वहाँ वही टाइप यहाँ. अब पता है सबको रोल नंबर क्या होता है? मिक्स कैरेक्टर्स होता है. तो यहाँ पे वैर कैर. कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है? ये भी बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है. मैं अभी तक के इतिहास में 15 साल से पढ़ा रहा हूँ. मैं कम से कम हर जगह जा कर के पूछता हूँ, बड़े कॉलेजों में पूछता हूँ, स्कूल्स में भी पूछा मैंने. लाइट भी कूल हो गई. अरे यार देख रहे हो, अब इसमें पॉज मोड नहीं है क्या? बताओ क्या डिफरेंस होता है कैर और वैर कैर में? कैरेक्टर ओनली कैरेक्टर्स लेता है. हाँ हाँ, और वैर नंबर और कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन लेता है. बस यही सब कोई बताते हैं, और ये चीज़ गलत है. अच्छा, ये चीज़ बिल्कुल गलत है. आज से आप इसको सुधारिएगा. आप बताइए ये किस बुक में लिखा है? कहीं लिखा है क्या? मैं उस बुक वाले पर केस करना चाहता हूँ. भाई दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है सब कैरेक्टर होती है. आप पढ़ते हुए आ रहे हो ना सी लैंग्वेज से. जितना भी कीबोर्ड के अंदर सब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. तो फिर वैर कैर, और उसमें कैर में, वैर कैर में भी सब आएगा, कैर में भी सब आएगा. दोनों कैरेक्टर के ही टाइप हैं. एक का काम है वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर और एक का काम है फिक्स लेंथ कैरेक्टर. जैसे आपने एरे पढ़ा और कलेक्शन पढ़ा ना, वही डिफरेंस है कैर और वैर कैर में.
यदि आप जावा बैकग्राउंड से, एरे में क्या होता है, फिक्स साइज होता है। आपने 10 दे दिया, भले आप 2 आइटम करोगे तब भी उसका स्पेस कितना बन गया, एरे का 10 बन गया ना। लेकिन कलेक्शन में यदि आपको 10 आइटम ऐड करना है तो आप क्या करोगे, आपने 2 ऐड लगाया तो सिर्फ 2 ही स्पेस लिया उसने मेमोरी में, बाकी 8 स्पेस नहीं लिया। वही काम होता है वेर कैर का। आपने वेर कैर 10 लिया और आपने 2 आइटम डाला उसमें, तो वो सिर्फ 2 स्पेस ही लेगा, 2 ब्लॉक ही लेगा। लेकिन कैर 10 लिया और आपने यदि 10 आइटम मतलब 2 आइटम डाला तो वो पूरा 10 के 10 स्पेस लेगा। तो कैर का मतलब होता है फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर, ध्यान रखना, कैर मतलब होता है फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर, और वेर कैर मतलब होता है डायनामिक लेंथ कैरेक्टर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए हमेशा। और ये बिल्कुल आप ऐसा आंसर मत दीजिए कि वेर कैर मतलब न्यूमेरिक भी लेगा, कैरेक्टर भी लेगा, कैर सिर्फ कैरेक्टर लेगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब आप इंटरव्यू में ऐसा बता देते तो आपकी नौकरी चली जाए। पर चला आपने सब क्वेश्चन आंसर डेटाबेस में पूछा, पहला क्वेश्चन है कैर और वेर कैर में क्या डिफरेंस है, आप ये बता दिए। करके देख लेना आप, ऐसा नहीं, मैं प्रैक्टिकल वाला बात करता हूँ, मैं थ्योरेटिकल वाला बात नहीं करता हूँ, ठीक है। मैंने इन सबको प्रैक्टिकल करके देखा है, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे ही बताया गया था, और आज के डेट में भी कॉलेज स्टूडेंट को 90% को यही पता है। अब पता नहीं किसने पढ़ा दिया, कहाँ लिखा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सब एक जैसे बताते, क्योंकि आपने कभी उसको चला के नहीं देखा ना। आप वेर कैर में आप बोलते हो कैर में 1 2 3 लेता, आप लिख दो कैर में जाकर के 1 2 3 4 5 बिल्कुल लेगा। हाँ ये है कि सिर्फ लेगा, ऑपरेशन नहीं करेगा, ना तो वेर कैर करेगा ना तो कैर करेगा। इनको यदि ऑपरेशन करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे न्यूमेरिक डेटा जिनके अंदर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है उनको ना तो कैर लिया जाता है ना तो वेर कैर लिया जाता है, उनको क्या लिया जाता है, इंटीजर लिया जाता है। इसमें भी इंट है ना, डेटाबेस में भी इंट होता है, डेटा माइस्क्यूएल में तो इंट भी होता है, फ्लोट भी होता है, डबल भी, सब टाइप को सपोर्ट कर रहा है। इमेज टाइप होता है, बाइनरी टाइप होता है, डेट होता है, डेट टाइम होता है, सब कुछ डेटा टाइप आपको यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि ये जितने भी डेटाबेस बनाए गए हैं सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनाए गए हैं। आपको क्या लगता है कहीं अलग से थोड़ी C++ से ही बना हुआ है डेटाबेस? जितने भी दुनिया के डेटाबेस बने हुए हैं ना, चाहे ओरेकल हो चाहे माइस्क्यूएल हो, ये सब लैंग्वेज से ही बने हुए हैं। तो लैंग्वेज से बने हुए तो टाइप तो यूज़ करेंगे वो, ठीक है। बस ये है कि इनका काम होता है डेटा को स्टोर, ये स्टोरेज पर्पस से बनाया गया है कि ये अपन ने क्या बना दिया, एक टेबल बना दिया। अब टेबल क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। आगे समझ में। इसके बाद ड्रॉप तो पता ही होगा सभी को, किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट को यदि आपको डिस्ट्रॉय करना है परमानेंट, टू डिस्ट्रॉय डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट को ही खत्म कर देगा डेटाबेस ऑब्जेक्ट। और ट्रंकेट क्या करेगा, टू क्लियर ऑल डेटा, क्लीन डेटा क्लीनिंग का काम होता है। अब ये ट्रंकेट एक जो है ना, एक एक्सेप्शनल केस है कि ट्रंकेट डेटा के लिए होता है लेकिन उसको DDL में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक साथ पूरा क्लीन कर देता है। काम तो एक तरह से देखा जाए तो DDL के लिए कर रहा है कि आपने एक रूम के अंदर बहुत सारा सामान रखा, आपने ट्रंकेट लगाया, ट्रंकेट एक बार में पूरा सामान क्लीन कर दिया और आपके रूम को खाली कर दिया। जैसे फोल्डर में 1000 फाइल है, आपने फोल्डर के अंदर के सभी फाइल को क्या कर दिया, डिलीट करना है, तो आप सिंपल क्या चला दो, एक ट्रंकेट चला दो। मतलब फोल्डर इन द सेंस यहाँ पे मैं टेबल की बात कर सकता हूँ। तो ड्रॉप मतलब होता है फोल्डर ही उड़ा दिया आपने, और ट्रंकेट मतलब फोल्डर रहेगा, उसके अंदर का डेटा फाइल सट जाएगा, और सभी फाइल सट जाएंगे जो वापस कभी रोल बैक भी नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस में रोल बैक प्रिंसिपल भी काम करता है, मतलब वापस भी आ जाता है, मतलब जाने के बाद भी वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आपने ट्रंकेट कर दिया तो डेटा कभी भी जाने के बाद वापस नहीं आएगा। डिलीट और ट्रंकेट में यही डिफरेंस है। डिलीट में रोल बैक हो सकता है, वापस आ सकता है वो डिलीट कमांड से, लेकिन ट्रंकेट कमांड से रोल बैक नहीं होता है। डिलीट से आप ऑल रिकॉर्ड भी हटा सकते हो, स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी हटा सकते हो। ट्रंकेट में आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, ट्रंकेट में जाएगा तो पूरा ही जाएगा। तो जैसे आपके पास एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर्स हैं, आपने क्या करा, पेन ड्राइव को आप फॉर्मेट करते हो तो वो क्या होता है, ट्रंकेट होता है। पेन ड्राइव के अंदर एक एक फोल्डर हटाते हो, वो क्या होता है, डिलीट होता है। और पेन ड्राइव को ही तोड़ देते हो आप, तो क्या हो गया, वो ड्रॉप हो गया। तो वैसे ही ड्रॉप मतलब हो गया आपका टेबल ही हट गया। जब टेबल ही हट गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब हट गया। पर ये भी ध्यान रखना कि इसमें रिलेशनशिप बहुत तगड़ा है। यदि वो टेबल कहीं पर यूज़ हो रहा है, कहीं पर फॉरेन की बना हुआ है, तो फिर वो डिलीट भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी चीज़ें रहती है इसमें, मतलब इसमें क्या यूज़ यदि है तो वो हटता नहीं है। तो कुछ ये अब ये चीज़ें जो रूल्स है ना, ये सभी डेटाबेस में थोड़ा थोड़े अलग है।
ठीक है, जैसे रहता है ना, आप पूछ रहे थे ना मायस्क्यूएल और ओरेकल में क्या डिफरेंस है, तो ओरेकल में डेटा टाइप अलग होंगे, ओरेकल के अंदर के कुछ रूल्स अलग होंगे, मायस्क्यूएल के कुछ रूल्स अलग होंगे, लेकिन एसक्यूएल का जो सिंटैक्स पैटर्न है ना, वो सबके लिए क्या है, कॉमन होता है। ओके, तो समझ में आ गया कि डीडीएल मतलब क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा को डिफाइन करने का एक लैंग्वेज है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीडीएल। और डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। इसमें डेटा में किसी भी तरीके का आपको क्या करना है, काम करवाना है, ठीक है, जैसे आपको इंसर्ट कराना है, अपडेट कराना है, डिलीट कराना है टेबल के अंदर रिकॉर्ड को, मतलब रिकॉर्ड से रिलेटेड है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। It is used to perform operation under database objects and work on record, ठीक है, जैसे आपको इंसर्ट करना है, इसमें कौन कौन से कमांड होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, सिलेक्ट को भी डेटा मैनिपुलेशन में बोलते हैं, ठीक है, कुछ जगह इसको अलग से भी स्पेसिफाई करा गया है डीक्यूएल डेटा क्वेरी लैंग्वेज, पर स्टैंडर्ड में डीएमएल के अंदर भी आता है ये। ऐड रिकॉर्ड, इंसर्ट मतलब कोई भी रिकॉर्ड को ऐड करना है, टेबल में कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, टेबल के अंदर के रिकॉर्ड को चेंज करना है, ठीक है, टू एडिट रिकॉर्ड, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फीस है, अब आपको ब्रांच चेंज करना है, फीस चेंज करना है, तो किसके लिए क्या होगा, अपडेट होगा। ब्रांच नाम का कॉलम ही हटाना है आपको, तो अल्टर होगा। टेबल के अंदर के कॉलम को, किसी एक कॉलम को हटाना, किसके लिए क्या होता है, अल्टर होता है, वो टेबल का कॉलम ही उड़ जाएगा, मतलब ब्रांच उड़ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, रोल नंबर, नेम, फीस बचेगा, ठीक है। लेकिन आपको ब्रांच के अंदर का एक डेटा डिलीट करना है, तो ध्यान रखना कभी एक सिंगल डेटा डिलीट नहीं होता है, हमेशा जो डिलीट होता है ना वो रो वाइज ही होता है। आप यदि डिलीट करोगे तो पूरा रो डिलीट होगा, इंसर्ट करोगे तो पूरा रो इंसर्ट होगा, भले आप नल कर सकते हो, लेकिन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हमेशा रो वाइज ही होता है। क्या होता है, रो वाइज। टू डिलीट रिकॉर्ड मतलब बोलते हैं टपल कंसेप्ट का यूज है, टपल मतलब कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, और सिलेक्ट मतलब होता है दिखाना, टू फेच रिकॉर्ड, रिट्रीव रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को दिखाना, दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा तो दिमाग सेलेक्ट में ही लगता है, क्योंकि आपको इस नंबर से इस नंबर तक के रिकॉर्ड को दिखाना है, जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है उसको दिखाना है, ठीक है, जिसके पर्टिकुलर आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स है उसको दिखाना है, जिसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है उसको दिखाना है, तो ये सब काम किसका होता है, सिलेक्ट का होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन में मैं इसको प्रैक्टिकली और अच्छे से करके बताऊँगा। आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, ओआरडीबीएमएस क्या होता है, क्लाउड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और इन मेमोरी डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। तो आप इसको और अच्छे से थॉरो पढ़ सकते हो, और टॉप डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, डीसीएल, टीसीएल, 4 होते हैं। एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी होता है और एक ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है, पर डीसीएल, टीसीएल डेवलपर के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल पे काम करते हैं ना उनके लिए ज़रूरत होती है। आपको एज अ डेवलपर सिर्फ डीडीएल और डीएमएल की ही रिक्वायरमेंट है, आप इन्हीं में अच्छे से कर लो तो इतने से ही काम हो जाएगा। और अभी तो आप जावा के अंदर अभी डेटाबेस में मतलब मोस्ट ऑफ द केस में डीएमएल ही आपको ज़्यादातर यूज़ होगा, ठीक है। डीएमएल में इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, टेबल क्रिएट करना, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट इतना यूज़ नहीं होगा, पर आपको इसकी थोड़ी जानकारी होगी तो आपके लिए बेटर, ठीक है। चलिए, कांग्रेचुलेशन।